इस वीडियो में हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट्स साइट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दक्षिण भारत को हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। एक वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें हम दक्षिण भारत के अभी 6 वंश के बारे में यानी 6 राजाओं जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम दक्षिण भारत के जो शासक हुए या वंश हुए उसको पहले मैप से समझेंगे ताकि आगे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम पहले जो पढ़ेंगे आपके वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रकूट पढ़ेंगे और ये चालुक्य कल्याणी चालुक्य पढ़ेंगे और चालुक्य के बेगी पढ़ेंगे, पल्लव पढ़ेंगे और चोल पढ़ेंगे। तो इनका जो भारत जो है, भारत में इनका जो क्षेत्र था कहाँ पड़ता था पहले वो देखेंगे। तो वातापी के चालुक्य पहले जो देखेंगे मैप में, भारत के मैप में, तो ये होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये गुजरात का जो दक्षिणी है ये सारे कवर हो जाएंगे चालुक्य में, वातापी के चालुक्य में। दक्षिण भारत में देखेंगे यहाँ जो तमिलनाडु है यहाँ पे पल्लव रहेंगे, यहाँ आंध्र प्रदेश में आपके बेगी हो जाएंगे, बेगी चालुक्य बेगी, और तमिलनाडु में पल्लव और यहाँ पे चालुक्य वातापी के चालुक्य। यहाँ जो होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र, और यहाँ पे हमें 3 शासक देखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पे वातापी के चालुक्य आएंगे, फिर उसे पराजित करके यहाँ राष्ट्रकूट अपना शासक करेंगे और फिर यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आएंगे। तो यहाँ पे इसका ये क्षेत्र था। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो बेगी का चालुक्य इन्हीं का पार्ट था, लेकिन ये काफ़ी ऐसी दिए थे इसको राजपाट संभालने के लिए। और तमिलनाडु का यहाँ पे आपको पल्लव भी मिलेंगे और चोल भी मिलेंगे। तो पहले यहाँ पे पल्लव आएंगे, अब पल्लव को जो पराजित करेगा चोल, और यहाँ पे चोल वंश का स्थापना होगा। तो हमारा जो टॉपिक है, ये कहानी जो होगा, जो भी हम पढ़ेंगे वो भारत के इतना ही इर्द गिर्द में घूमेगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब हमको इससे विस्तार से पढ़ना है। और एक जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था जो यथी के लिए, उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे कनौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पे त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कनौज के लिए, तो अभी पढ़ेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो चालुक्य जो था, चालुक्य में 3 को हम पढ़ेंगे। तो 3 जो क्या पढ़ेंगे, वातापी पढ़ेंगे, कल्याणी पढ़ेंगे और बेगी पढ़ेंगे। तो वातापी का जो चालुक्य, वातापी का संस्थापक हुआ, वातापी के चालुक्य वो हुआ जय सिंह। वातापी का चालुक्य हुआ जय सिंह। जय सिंह का अंतिम जो शासक हुआ यानी वातापी का अंतिम शासक हुआ कृतिवर्मन हुआ द्वितीय। और कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या कर देगा दर्तिदुर्ग जब हत्या करेगा और यहाँ पे राष्ट्रकूट का स्थापना करेगा। और राष्ट्रकूट का अंतिम शासक होगा कर्क द्वितीय का हत्या कर देगा तेलव द्वितीय, और यहाँ पे चालुक्य कल्याणी का यहाँ पे स्थापना करेगा। राजधानी ये जो बता रहे हैं वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या फिर बेगी के चालुक्य, ये चालुक्य वंश है। और वातापी राजधानी हो जाएगा, कल्याणी राजधानी हो जाएगा और बेगी राजधानी, ये तीनों राजधानी का नाम है, तो याद रखिएगा। तो कर्क द्वितीय की हत्या कौन कर देता है, तेलव द्वितीय हत्या कर देता है, और कल्याणी के चालुक्य की यहाँ पे स्थापना कर देता है। उसके बाद देखेंगे इधर तमिलनाडु वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पल्लव था यहाँ पे। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक हुआ सी विष्णु, और उसका अंतिम शासक हो जाएगा अपराजित वर्मन का हत्या कर देगा आदित्य प्रथम, और यहाँ पे स्थापना कर देगा, ठीक है।
और आदित्य प्रथम तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक हो जाएगा वो विजयालय हो जाएगा, जो चोल वंश का स्थापना करेगा, चोल वंश का। और यहाँ तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या था, बेगी था, ये भी चालुक्य वंश का क्या था, शाखा था। तो पढ़ते हैं अब मेन से। आई होप कि आपको ये जो मैप है समझ में आ गया होगा, कितना दूर आपका 3 जो मिलेगा यहाँ पे, कल्याणी यहीं पे मिलेगा, राष्ट्रकूट भी यहीं मिलेंगे और वातापी भी यहीं मिलेगा। यहाँ आंध्र प्रदेश में बेगी मिलेगा और इस तमिलनाडु वाला में आपको पल्लव और चोल भी मिलेंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट से। तो वातापी के चालुक्य से पढ़ते हैं। तो वातापी के चालुक्य जो संस्थापक था वो था जय सिंह। वातापी के चालुक्य का संस्थापक था जय सिंह और राजधानी बनाया था इसने वातापी, यानी कि बादामी, बीजापुर के निकट, जो अभी मैप में देखा है वो था। और शासक इसके जो हुए पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कृतिवर्मन प्रथम, और इसका अंतिम शासक जो हुआ कृतिवर्मन द्वितीय। और विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य इसके प्रमुख शासक थे। पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य। और इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के ही बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का विजय हो गया हुआ था और हर्षवर्धन की इसमें हार हो गई थी। इसीलिए चालुक्य के वातापी के अगर वंश की बात करें तो सबसे प्रतापी था पुलकेशिन द्वितीय ही था। पुलकेशिन द्वितीय के देखें तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसने दक्षिणापद की भी उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक जो था नरसिंह वर्मन प्रथम, उससे पहले पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था महेंद्र सिंह वर्मन के साथ भी हुआ था, जिसमें पुलकेशिन ही जीत गया था। और जब उसको जीता था तो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद वो जो उसका बेटा हुआ नरसिंह वर्मन के साथ भी पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसमें नरसिंह वर्मन आपका विजय हो गया था। अब पुलकेशिन द्वितीय का सर को काट के लाया था और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। क्योंकि हम जानते ही जो भारत का क्षेत्र था यहाँ पे वातापी का चालुक्य हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वातापी को कौन जीत लिया था, वातापी को नरसिंह वर्मन ने जीत लिया था। इसलिए वातापी कोण उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन ने, यानी वातापी को जीतने वाला उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का जो संबंध है रवि कृति के द्वारा लिखा गया है एहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अजंता का एक गुहा चित्र है, गुहा चित्र यानी कि गुफा के अंदर चित्र में एक फारसी दूत का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी के निर्माणकर्ता की बात करें तो आपके कृतिवर्मन है, या ठीक है। वातापी का अंतिम राजा हुआ कृतिवर्मन द्वितीय, जिसे इसके जो सामंत है दंती दुर्ग ने परास्त किया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या किसने की थी, दंती दुर्ग ने। और किस वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। जो देखें जो भारत है यहाँ पे जो वातापी था, यहाँ पे अब किसका वंश का स्थापना हो गया, राष्ट्रकूट का स्थापना हो गया। नेक्स्ट है ये चालुक्य, इसमें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट है कि राष्ट्रकूट राजवंश संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। और ये कर्नाटक के चालुक्य के राजाओं के अधीन थे पहले, और इसकी राजधानी थी
मानकिर या मानखेड़, वर्तमान में देखें तो मालखेड़, सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुए कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। तो सबसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक याद रखेंगे और तो याद हो जाएगा। इसे देखें तो कृष्ण प्रथम ने क्या करवाया था, तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो कृष्ण प्रथम से याद रखिएगा। और ये राष्ट्रकूट शासन से संबंधित है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने निर्माण करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे तो ध्रुव जो हम बताए थे कि त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसमें ध्रुव ने भाग लिया था। और ध्रुव जो था ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ ध्रुव तो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्ष में भाग लिया था। जो बताए थे कि हर्षवर्धन को जब पराजित कर देते हैं पुलकेशिन द्वितीय, और उसके बाद जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है तो कनौज यहाँ जो था, यहाँ देखेंगे कनौज जो था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है शासन करने के लिए, इसीलिए इधर से पश्चिम से शासक चलते हैं जिसका जो थे गुजर प्रतिहार, और गुजर प्रतिहार से कौन, वत्सराज। और यहाँ दक्षिण से चलते हैं राष्ट्रकूट, यहाँ पे ध्रुव चलते हैं। और यहाँ पूरब से चलते हैं जो पश्चिमी बंगाल से चलते हैं धर्मपाल। और यहाँ पे त्रिपक्षीय का युद्ध होता है और जिसमें इसको यानी कि पश्चिम और पूर्वी को दोनों को हरा देता है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। तो ध्रुव से याद रखिएगा कि ध्रुव ने राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय युद्ध का संघर्ष किया, जिसका नाम था वत्सराज। और नरेश धर्मपाल ने युद्ध किया था जिसमें ध्रुव जीत गया था। अब जब ये युद्ध हुआ तो उसमें ध्रुव जीत गया, तो ये जो था खानदानी युद्ध चलने लगा। तो गोविंद तृतीय ने भी इस संघर्ष त्रिपक्षीय में भाग लिया। और उसके बाद जो वत्सराज था इसका पुत्र हुआ नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय से इसका युद्ध हुआ और इसमें भी नागभट्ट द्वितीय पराजित हो जाता है। पल्लव, पांडे, केरल, गंग शासकों के संग गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष देखेंगे तो कृष्ण प्रथम पढ़ लिए, ध्रुव पढ़ लिए, गोविंद तृतीय पढ़ लिए, अमोघ वर्ष से पढ़ेंगे। तो अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म के अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और ये कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचना कौन थे, जिनसेन। क्वेश्चन आएगा कि अमोघ वर्ष जो है इनके दरबार में 3 विद्वान लेखक थे। जिनसेन जिनसेन थे, जिनसेन महावीराचार्य थे। और तो जो थे जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। ये गणित सार संग्रह के लेखक हुए वारिराचार्य। और अमोघ वृत्ति के लेखक हुए सतायना। ये सब अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे या विद्वान रहते थे उनके दरबार में। अमोघ वर्ष जो था उसने जल समाधि ले लिया था। क्वेश्चन आएगा कि अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लिया, इनकी जल के अंदर समा गया और उसी में अपने प्राण को त्याग दिया। तो वो जो नदी था तुंगभद्रा नदी में अपने जीवन का अंत किया। और हम जानते हैं कि ये जैन धर्म का अनुयायी था, तो ऐसा ही कुछ करेगा। जैन धर्म में तो जानते हैं काफ़ी कठोर नियम है, संलेखना विधि के द्वारा प्राण को त्यागेगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो उसी तरह इसने भी जल समाधि लिया। इंद्र तृतीय से पढ़ेंगे तो इंद्र तृतीय जो था ये अरब
निवासी था अल-मसूदी, ये भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। और बात तो सही है कि सर्वश्रेष्ठ शासक कहेगा ही, क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे उसने चालुक्य वातापी के चालुक्यों को भी हराया था। और उसने ये जो थे नंदीवर्मन, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था और वातापी कोण भी धारण किए थे। मंदिर का भी निर्माण हुआ था। तो अल-मसूदी जो था उसने राष्ट्रकूट को सर्वश्रेष्ठ बताया था। राष्ट्रवंश का राष्ट्रकूट का अंतिम जो महान शासक हुआ वो कृष्ण तृतीय हुआ। अस्सी के दरबार में कन्नड़ भाषा में कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। इंद्र तृतीय जो था ना, अंतिम इंद्र तृतीय जो था, नहीं, कृष्ण तृतीय जो था वो अंतिम महान शासक था। लेकिन ऐसे अंतिम बोले तो कर्क द्वितीय था। तो इसके दरबार में तीन त्रिरत्न रहते थे, त्रिरत्न। तो तीन रत्न जो है, इसमें से एक रत्न दिया हुआ है पोन, और दो रत्न जो थे वो थे पंप और रन। पंप, पोन, रन, त्रिरत्न रहते थे। जो थे वो कन्नड़ के विद्वान कवि थे, ये कह सकते हैं। और जो लास्ट हुआ राष्ट्रकूट का अंतिम शासक वो हुआ कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को कौन पराजित करेगा? तेलव द्वितीय। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करेगा, जिससे पहले कल्याणी के जो वातापी थे, चालुक्य जो वातापी थे, उसके बाद आए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बाद अब आएंगे कल्याणी के चालुक्य। कौन स्थापना करेगा? तो तेलव द्वितीय करेगा। किसकी हत्या करके? तो राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय का हत्या करके। तो देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य तेलव द्वितीय ने 1973 ईस्वी कर्क द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और एलोरा जो है शैलकृत है, यानी कि एलोरा की जो गुफा है, गुफा के अंदर जो मंदिर बनी है वो शैलकृत है, यानी कि चट्टानों से बनी है। और हम जानते हैं कि जो एलोरा की गुफाएं है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। और इसमें 3 धर्म देखने को मिलते हैं, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। तो इसमें 1 से 12 तक बौद्ध के लिए मंदिर है, 13 से 29 जो हिंदुओं के लिए, और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्मों की यहाँ पे गुफा है। एलोरा की गुफा में 15 में विष्णु जो है नरसिंह, यानी कि नर, और सिंह, यानी नर मीन्स पुरुष, सिंह मीन्स शेर, यानी कि आधा पुरुष आधा शेर के विष्णु की प्रतिमा है, बनाया गया है मूर्ति, जो कि पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। राष्ट्रकूट जो थे शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को भी बचने के लिए इस्लाम प्रचार के लिए स्वीकृति दी थी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो कल्याणी है, राष्ट्रकूट के बाद क्या आया था? कल्याणी आए थे, चालुक्य के कल्याणी वंश आए थे। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस देख के 1 मिनट में निकल जाएंगे। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने किया था, राजधानी बनाया था मानेकहेट। चालुक्य वंश के कल्याणी के प्रमुख शासक जो है वो तेलव प्रथम, तेलव द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3 और तेलव द्वितीय। तो विक्रमा 6 जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। विक्रमादित्य 6 देखेंगे तो विक्रमादित्य 6 इसमें का कल्याणी के चालुक्य का सबसे प्रतापी या महान शासक था।
बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे। बिल्हन और विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा जो लिखा गया है, ये नामक ग्रंथ की जो रचना किया है विज्ञानेश्वर के ही द्वारा किया गया है। और विक्रमादेव चरितम, विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हन ने किया है। तो याद रखिएगा कि ये जो विज्ञानेश्वर है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है मिताक्षरा, ठीक है। और बिल्हन के द्वारा विक्रम देवचरित लिखा गया है। विक्रमांक देवचरित, यानी कि विक्रम के बारे में, विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो चालुक्य। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो अभी तक हम लोगों ने चालुक्य के वातापी पढ़े, चालुक्य के वातापी, चालुक्य के वातापी। फिर पढ़ा हम लोगों ने राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पढ़ा। और उसके बाद कल्याणी भी पढ़ लिए, चालुक्य की कल्याणी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? जो भारत का मैप देखे थे, भारत का मैप देखे थे तो यहाँ पे क्या था? तमिलनाडु में पल्लव वंश थे। तो पल्लव वंश का लड़ाई होगा चोल वंश के साथ। तो पहले पढ़ेंगे पल्लव वंश, और फिर पल्लव वंश जब चोल वंश से लड़ाई करेंगे तो फिर यहाँ पे चोल वंश आएंगे, तो फिर चोल वंश पढ़ेंगे। अब बेगी वंश यहाँ पे था आंध्र प्रदेश में, तो बेगी वंश तो ये चालुक्य का ही शाखा था। तो ये तो जान ही गए हम लोग। देखते हैं, तो चालुक्य का बेगी पढ़ेंगे। तो बेगी चालुक्य के वंश का संस्थापक हुआ विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी जो बनाया उसने आंध्र प्रदेश बता दिए पहली। और इस वंश का प्रमुख शासक जो हुए जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। और इस वंश में सबसे प्रतापी राजा जो हुआ विजयादित्य, विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति था पंडरंग। तो चालुक्य के बेगी वंश से बस ये याद रखिएगा कि प्रतापी राजा या शासक कौन था, तो विजयादित्य तृतीय। नेक्स्ट देखेंगे पल्लव। पल्लव देखेंगे तो पल्लव में पढ़ते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक हुआ श्री विष्णु, और इसने राजधानी बनाया कांची, यानी कांचीपुरम तमिलनाडु। मुख्य रूप से जो धर्म लोग माने थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। और प्रसिद्ध बंदरगाह इनका महाबलीपुरम, और संस्कृति राजधानी इनकी जो थी मावलपुरम में था, मावलपुरम संस्कृति राजधानी। श्री विष्णु के बारे में अगर पढ़े तो श्री विष्णु उपाधि धारण किया था अवनी सिंह का, और मावलीपुरम में वाराही मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके दरबार में विद्वान भारवी आए थे, भारवी थे इनके दरबार में विद्वान। और इनकी पुस्तक जो थी किराता जुर्नियम भारवी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, तो भारवी वंश का संस्थापक हुआ श्री विष्णु, इसने राजधानी बनाई कांचीपुरम तमिलनाडु, और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कृता जूनियम के लेखक हैं भारवी, जो कि श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे प्रश्न आया है तो इसको याद रखिएगा। पल्लव वंश के प्रमुख शासक देखे तो उतना नहीं आता है, फिर भी देखेंगे तो महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्तम द्वितीय, और नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, इसको पढ़ेंगे। और पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ अपराजित वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन ने। आगे देखेंगे, और देखें तो महेंद्र वर्मन जो था वो किससे पराजित हो गया था? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। और उपाधि क्या धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने? दक्षिण पथेश्वर। और यही इसका जो बेटा आएगा तब वो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसका सर को काट कर और क्या उपाधि लेगा? वातापी कोंड, यानी वातापी को जीतने वाला। इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
आगे है कि महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ये जो एकाश्रम मंदिर है, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर मंदिर का निर्माण किया गया है, और ये रथ मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया है। और रथ की मंदिरों की संख्या कितना है? 8 है। रथ मंदिर की संख्या 8 है, जिसमें 5 पांडव और एक जो 7 मंदिर है, तो किस किस का है? तो 5 पांडव है, एक द्रौपदी का है, और एक श्री गणेश भगवान का रथ मंदिर है। तो टोटल मिला के 7 हो गए। और ये 5 पांडव जो है, इसमें कौन कौन थे? तो नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम। और सबसे जो बड़ा जो रथ मंदिर है युधिष्ठिर का है, और सबसे छोटा द्रौपदी का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ जो है वातापी कौन की उपाधि जो धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो बताए नरसिंह वर्मन जो प्रथम था, नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, उसका सर भी काट के लाया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव के जो शासक हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, और उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं के सिंह और आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों के प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसने काशी के कैलाश मंदिर नाथ का भी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इसी मंदिर जो मंदिर है, इसी मंदिर से दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है मंदिर बनवाने का शुरू हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही द्वारा जब कांची कैलाश का मंदिर निर्माण हुआ था, तो यहीं से आपका द्रविड़ शैली में मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों के आदम का तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और 10 कुमार चरितम जो लिखा गया है, यानी कि 10 राजाओं के चरित्र के बारे में लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ के पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो ये याद रखिएगा। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन कौन होगा? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन होगा पल्लव वंश का अंतिम शासक। और अपराजित वर्मन का हत्या कौन करेगा? तो आदित्य प्रथम इसकी हत्या करेगा। और किस वंश का स्थापना करेगा? तो चोल वंश की स्थापना करेगा। देखिए यहाँ पे जो देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दक्षिणी है यहाँ पे पल्लव वंश है। इसका अंतिम शासक हुआ अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन को पराजित कौन करेगा? अपराजित नाम है लेकिन पराजित हो जाएगा। किसके द्वारा पराजित हो जाएगा? तो आदित्य प्रथम के द्वारा पराजित हो जाएगा। और यहाँ पे चोल वंश की स्थापना करेगा। चोल वंश का ऐसे वास्तविक देखें तो ये आदित्य प्रथम होगा, लेकिन ऐसे जो स्थापना करेगा वो आपका विजयालय करेगा। विजयालय स्थापना करेगा। तो चलिए चोल वंश अभी पढ़ेंगे। देखिए मंदिर बनाने का निर्माण जो देखें, मंदिर बनाने का निर्माण का शैली, मंदिर बनाने का निर्माण का शैली उत्तर भारत में आपका क्या है? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उत्तर भारत में आपका है नागर शैली, और मध्य भारत में आपका है बेसर शैली, और दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली। ये देख लीजिएगा।
उसके बाद चोल वंश का पढ़ेंगे तो चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका कौन था? आदित्य प्रथम, जिसने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को पराजित किया था, आदित्य प्रथम। राजधानी बनाया था इसने तंजौर को, और इसका मुख्य धर्म जो था शैव धर्म था, मुख्य धर्म। और मुख्य बंदरगाह था इनका कावेरी पट्टनम। अब मुख्य नदी थी कावेरी। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। यानी की लगा रहेगा तो ये हो जाएगा दक्षिण की गंगा। अगर दक्षिणी गंगा रहेगा तो वो हो जाएगा गोदावरी। से याद आप लोग रख सकते हैं। चोल की प्रसिद्ध वास्तुकला क्या थी? नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा क्या है? अब भगवान शिव की रौद्र रूप में नृत्य करते हुए वो आपका नटराज की प्रतिमा हो जाएगी। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की देन है। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की देन है। यानी कि गांव में पंचायती राज, शहर में नगर पालिका, ये जो सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो चोल वंशों ने करवाया था। और ऐसे एथी में देखें आधुनिक में तो ये स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपिन हो जाएगा। चोल वंश के शासक में अगर देखें तो विजयालय जो कि संस्थापक था, आदित्य था, परातक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल, कुतोंगुंग द्वितीय, और अंतिम चोल शासक हुआ राजेंद्र तृतीय। तो ये सब नहीं पढ़ना है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और राजेंद्र प्रथम तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ देखेंगे विजयालय पहले देखेंगे। तो विजयालय चोल वंश का स्थापना किया था, उपाधि धारण किया था इसने नरकेसरी, याद रखिएगा। आदित्य प्रथम देखेंगे तो ये स्वतंत्र चोल का स्थापना किया था। आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को पराजित करके उपाधि धारण की थी कोंडराम की उपाधि धारण की थी। कोंडराम की उपाधि धारण की थी अपराजित वर्मन को पराजित करके। परातक की बात करें तो परातक के बीच तकलम का युद्ध हुआ था, जो कि कृष्ण तृतीय और परातक के बीच हुआ था, जिसमें परातक की हार हो गई थी और कृष्ण तृतीय की जीत हो गई थी। कृष्ण तृतीय जो था किससे संबंधित था? राष्ट्रकूटों से। और परातक जो था ये चोल वंश से संबंधित था, और ये परातक प्रथम अयोग्य था। यहाँ पे हम देखें तो दक्षिण भारत, तो यहाँ पे जब पढ़ रहे थे चालुक्य के वातापी, और यहाँ पे उस वक्त कौन था? पल्लव था। और जब यहाँ पे राष्ट्रकूट आएगा तो यहाँ पे आएगा कौन? चोल। तो वही बोल रहे हैं कि अब किससे लड़ाई होगा? पड़ोसी से लड़ाई होगा तो राष्ट्रकूट से होगा और चोल से होगा। तो ये परातक जो था चोल से था, चोल वंश से, और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश से था। तो ये दोनों के बीच युद्ध हुआ और हार किसकी हो गई? परातक प्रथम की, और कृष्ण तृतीय की जीत हुई थी इसमें। नेक्स्ट है कि राजराज प्रथम, अभी बोले राजराज प्रथम पढ़ेंगे। तो राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराज प्रथम राजेश्वर मंदिर रहेगा तब तो बना लेंगे, लेकिन विदेश्वर मंदिर रहेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये दोनों को याद रखना है, विदेश्वर मंदिर भी, राजेश्वर का मंदिर भी। श्रीलंका पे इसने आक्रमण किया था, और उत्तरी श्रीलंका के शासक था महिम। यहाँ पे था महिम था शासक उत्तरी श्रीलंका पे, लेकिन ये भाग के चला गया कहाँ? दक्षिणी श्रीलंका, जहाँ एक रोहिणी जगह था वहाँ पे। प्राचीन चोल का जो शासक था करिकाल, उसने भी श्रीलंका पे आक्रमण किया था। फिर चोल आते हैं, तो ये चोल जो आते हैं राजेंद्र प्रथम, ये भी श्रीलंका पे ये भी श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं। लेकिन ये राजराज प्रथम जो थे ये सिर्फ उत्तरी अमेरिका को ही जीत पाते हैं, लेकिन जब राजेंद्र प्रथम आएंगे तो ये पूरी तरह श्रीलंका को जीत लेंगे। यहाँ देखेंगे तो राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी प्रकेसरी की, और सबसे अधिक साम्राज्य इसी में विस्तार हुआ। इसने पूरा श्रीलंका को जीत लिया।
बंगाल पे आक्रमण किया और महीपल को इसने पराजित किया। महीपाल को बंगाल पे जब यदि किए थे तो यहाँ पे जो बंगाल था, यहाँ पे पाल वंश का शासक था महीपाल उस वक्त। तो बंगाल पे ये आक्रमण किए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें गंगा जल लेना था, तो ये डायरेक्ट जाके मांगे नहीं और डायरेक्ट यहाँ पे आके आक्रमण कर दिए और गंगा जल लेकर वापस दक्षिण भारत चले आए। तो इस तरह वो राजेंद्र प्रथम ने गंगा आक्रमण किया था। तो गंगा को जीतकर इन्होंने उपाधि धारण किया था, गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। उस वक्त महीपाल शासक थे, उसको पराजित करके। अच्छे से देखते हैं। तो गंगा को जीतकर इन्होंने उपाधि धारण की गंगई कोंड को, और नगर बसाते हैं गंगई चोलम, और एक तालाब बनाते हैं चोल गंगम, यानी चोलों का गंगा। और इंडोनेशिया पर भी ये आक्रमण करते हैं। तो गंगा को जीतकर उपाधि धारण करते हैं गंगई कोंड। कौन? राजेंद्र प्रथम। नगर बसाते हैं गंगई चोलम, यानी कि गंगाओं चोलों का बस्ती, और एक तालाब बनाते हैं चोल गंगम, यानी तालाब तो पहले से था ही, और उसमें जो गंगा जल लाए थे बंगाल से लेके उसमें डाल दिए, तो हो गया चोलों का गंगम। विक्रम चोल के समय क्या हुआ था? तो जनता काफ़ी अकाल और गरीबी से त्रस्त थी, और उसी में विक्रम चोल ने क्या किया? टैक्स को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? तो विष्णु मंदिर का निर्माण करने के लिए, चिदम्बरम में विष्णु मंदिर का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कुलोत्तुंग द्वितीय। ये शैव धर्म का उपासक था, यानी शिव धर्म को मानता था, शिव भगवान को। भगवान विष्णु की मूर्ति इसने समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि ये शिव भगवान को मानता था, तो भगवान विष्णु का मूर्ति इसने समुद्र में फेंक दिया। लेकिन पुनः संत रामानुजाचार्य के द्वारा विष्णु भगवान के मूर्ति को समुद्र से निकालवा कर और उसे गंगा जल से पवित्र करके बाला मंदिर के में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चोल वंश का अंतिम शासक जो हुआ राजेंद्र तृतीय, और चोल वंश का देखें अंतिम शासक याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और अंतिम शासक, ये तीन तो याद रहना ही चाहिए। चोल वंश का शासन प्रशासन देखें तो उसका जो साम्राज्य था 6 प्रांत में था। जैसे अभी भारत का 28 राज्य है, तो उसी तरह 6 प्रांत यानी राज्य मान सकते हैं। प्रांत यानी राज्य। राज्य तो जो था मंडलम, राज्य का जो चोल वंश में राज्य को मंडलम कहते थे, याद रखिएगा। जिला को कोट्टम कहते थे, और ब्लॉक को नाडु कहते थे, और ग्राम को कुर्रम कहते थे। ग्राम को कुर्रम, ब्लॉक को नाडु और जिला को कोडम। 6 प्रांत में था, और राज्य को कहते थे मंडलम। उच्च अधिकारी को कहते थे पेरुंदम, और निम्न अधिकारी को कहते थे सेरुदम। यहाँ लिखे नहीं है। उच्च अधिकारी को कहते थे पेरुदम कहते थे, और निम्न अधिकारी को सेरुदम कहते थे। तो यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत के राजवंश का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें प्रतिहार, पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर का राजवंश का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मध्य भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे इसका जल्दी ख़त्म करने के बाद। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।